गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और लास्ट सेशन जो हम लोग किए थे उसके बाद आज नेक्स्ट सेशन में जब मिल रहे हैं तो कुछ बातें जो हमने बात की थी कि हम लोग अगले सेशन में इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्या क्या चीजें, कौन कौन सा एस्पेक्ट है जो हम लोग चाह रहे थे कि और ज्यादा समझें। तो दो तीन चीजें हम लोगों ने जो अपने दिमाग में रखी थी कि भाई पहला, हमारे पास थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के कंस्ट्रक्ट को लेकर के कि बिजनेस किस तरीके का होना चाहिए, हमारी एंटिटी किस तरीके की होनी चाहिए, हमें कंपनी फॉर्मेट में अगर जाते हैं तो कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो बेसिक बेसिक हमारे लिए जो लीगल कंप्लायंसेस थे उसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन के अंदर बात की थी। आज हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स के ऊपर। अगर आपने सेशन का टॉपिक भी देखा होगा तो इट इज मेजरली अबाउट द इनकम टैक्सेस। इनकम टैक्स में शायद कई बार हम लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इनकम टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, किसके ऊपर लगेगा। ये सारी चीजें कई बार हमारे पास वो क्लैरिटी नहीं होती है। बहुत बार एज अ प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर अगर हम हैं तो हमारा क्या क्या कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इंडियन इनकम टैक्स के अंदर में एप्लीकेबल होता है। अगर हम पार्टनरशिप है तो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। मेजरली जो हम लोग अभी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कंपनी फॉर्मेट में होंगे या एलएलपी फॉर्मेट में होंगे। तो हमारे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है विद रिगार्ड्स टू इनकम टैक्स, ये जानना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो समवेयर और द अदर हमारा टैक्स लायबिलिटी जो नॉर्मल है उससे ज्यादा हमारा पेमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए शरण सर। तो अगर आप देखें मैंने स्टार्टिंग का लाइन ही लिखा है कि लेट टैक्स ओनली बी अ कॉस्ट एंड नॉट अ पे। हमें मालूम है कि हमें वो पेमेंट करना है तो वो पेमेंट जैसा ही रहे। अगर मुझे मालूम है कि मुझे 10% देना है टैक्स, लेट दैट ओनली बी 10%। ऐसा ना हो कि मेरी इग्नोरेंस की वजह से मेरे अननोइंगली मुझे वो 10% की जगह पे 60% पे करना पड़ रहा है। तो जब मुझे वो एडिशनल 50% पे करना पड़ता है दैट बिकम्स पे, क्योंकि मैंने ये चीज एंटिसिपेट नहीं की थी। इसीलिए ये थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू दी ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द इनकम टैक्स रहे। अब अगेन आई वुड नॉट से कि आप बैठ के सारे प्रोविजंस पढ़िए, ट्रस्ट मी अगर आप पढ़िएगा तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा अभी इनकम टैक्स एक्ट। जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने में समझने में शायद 2 साल समय मिनिमम लग जाता है। तो अभी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बिजनेस कब करेंगे और इनकम टैक्स कब समझेंगे। सो इट इज नॉट दैट कि आपको एक एक प्रोविजन पता होना चाहिए, बट आपको ओवरऑल ऊपर ऊपर कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो जो इम्पोर्टेंस है हमने पिछली बार भी बात की थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीगली कंप्लाई रहे। नॉट ओनली कि आपके लिए वो एडिशनल कॉस्ट हो सकता है बट ऑल्सो कल को अगर हम फंडिंग के लिए जाते हैं, कल को हमारे पास कोई अगर नया इन्वेस्टर आ रहा है, अगर हम किसी को अपने बिजनेस में एसोसिएट कर रहे हैं और उसे ये दिखता है कि हम लोग नॉन कंप्लायंट है विद रिगार्ड्स टू इनकम टैक्स, तो आप मान के चलिए कि कोई भी अपना पैसा टैक्स को पे करने के लिए आपको नहीं देगा। वो आपको अपना पैसा देता है ताकि आप उससे बिजनेस करें, ना कि क्यों आप उसका पेनाल्टी पे करें, आप उससे इंटरेस्ट पे करें। वो आपको पैसा अपने बिजनेस में लगाने के लिए देता है। तो इट इज नॉट जस्ट कि आप लीगल कंप्लाइंट इसलिए रहे क्योंकि मुझे जरूरी है मेरा टैक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट ऑल्सो थोड़ा सा एक ट्रस्ट वर्दिनेस आपका बढ़ता है इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर्स। हम अगर आज के डेट में सुनते हैं कि भाई अक्षय कुमार इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं उसकी मूवी देखने के लिए एक बार को मन कर जाता है कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है इसलिए इतना टैक्स पे कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। सो इट इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया कि आप कंप्लायंट उस सिनेरियो में रहें, उस सेंस में भी रहें। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्यों जरूरी है, ऑब्वियसली अभी हमने कहा आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि मुझे 50 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे टैक्स के। मैंने उस 50 रुपए को अपनी बजटिंग का एक हिस्सा बना रखा था। अभी तक मेरे दिमाग में यही था कि मुझे 10 रुपए का टैक्स पे करना है, मैंने उसी टैक्स पे के पेमेंट करने का प्लानिंग किया था। अगर मेरी डीले हो रही है किसी काम को लेकर के, मेरा पेनाल्टीज इंक्रीज हो रहा है, तो वो जो एडिशनल कैश फ्लो मेरा होगा वो मेरे बजट का हिस्सा नहीं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में डिस्टर्ब करेगा। क्रेडिबिलिटी और ग्रोथ जो भी हम लोग बात कर रहे थे, आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो सामने वाले को दिखता है कि आपका बिजनेस एक क्रेडिबल बिजनेस है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपके बुक्स में इनकम टैक्स में दिख रहा है कि मैंने पेमेंट किया है, मेरा इनकम इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है जितना अमाउंट आपके बुक्स में टैक्सेस पे दिख रहा है
सामने वाले को ये तो पता है कि कम से कम इतना बिजनेस ये कर रहे हैं, आपने उससे कितना ज्यादा किया, कम किया, कितना ओवरशूट किया, कितना अंडरशूट किया, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। बट प्राइमरीली प्राइमा फेसाई जब आपका बुक्स कोई देख रहा है तो जितना आपने टैक्स पेमेंट किया है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका जितना टैक्स पेमेंट है, आइडियली कोई भी उतना ही मांगता है, उससे ज्यादा कम पे वो कभी बात ही नहीं करेगा, उसे मतलब ही नहीं है। एंड लास्ट में हमने लिखा है क्लेमिंग बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में हम लोग एक बार जरा लास्ट में जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर इनकम टैक्स, वो आप पे करते हैं नहीं करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है आपके लिए। अगर अभी इस बार किसी ने बजट सुना हो तो उसमें आपने देखा होगा कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको कैटेगराइज कर रहे हैं अंडर सिल्वर टैक्स पेयर, प्लैटिनम, गोल्ड, इस तरीके से, और कुछ बेनिफिट्स उनको हम दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट्स which is yet to be announced completely। कुछ एक preliminary structure आया है but वो completely अभी नहीं आया है, which means there are benefits अगर हम टैक्स पे करते हैं या मेरा रेगुलरिटी होता है विद रिगार्ड्स टू टैक्स पेमेंट तो मुझे वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सर। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको जानकारी देने के लिए रखा क्योंकि हम लोगों की एक सबसे बड़ी गलती जो होती है बिजनेस करते समय में, हम बिजनेस और अपने आप को एक समझते हैं। सरकार की नजर में चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो अकाउंट्स हो, सरकार की नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं। आप अगर देखेंगे, अगर आपने अपना बिजनेस बनाया है, कंपनी बनाया हो, फर्म बनाया हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, आपके बिजनेस का पैन और आपका पैन अलग अलग होता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी अलग है, लीगल आइडेंटिटी, और आपके बिजनेस की लीगल आइडेंटिटी अलग है। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसमें अगर पैसा आया है तो वो मेरा पैसा है, अगर मेरे हाथ में पैसा आया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट मेरे पास होनी चाहिए कि मेरा एंटिटी एक अलग बिजनेस, एक अलग लीगल एंटिटी है और मेरी अपनी एक अलग लीगल एंटिटी है। ये जानना इसलिए भी जरूरी है, कल को जब आप अपना बिजनेस बनाते हैं तो थोड़ा सा इस चीज को एकदम ब्रेक करके मैं बता रही हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपनी है, मैंने बोला कि भाई हम कंपनी में डायरेक्टर है, डायरेक्टर है तो मैंने क्या किया, कंपनी में कुछ पैसे डाले, कुछ पैसे निकाले। अब जो मैंने पैसे निकाले, आप समझिए, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, पहली चीज, आप कंपनी के एक तरीके से एम्प्लॉय हैं, कंपनी एक अलग एंटिटी है, आप एक अलग एंटिटी है। कंपनी ने अपने बुक्स में ये जो पैसे आपको दिए, कंपनी कहेगी कि मैंने खर्च किया। आपके हाथ में जब ये इनकम आता है तो ये इनकम आपके हाथ में एज एन इनकम है। ये पैसा जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो भी रिसीट आपके हाथ में आया, दैट इज एन इनकम। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने तो अपने ही पैसे बाहर निकाले, नहीं, ये आपका पैसा बाहर नहीं निकला, ये कंपनी का पैसा था जो आपने लिया है इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अगर आपने वो पैसा कंपनी के बिहाफ पे खर्च करने के लिए लिए होते तो शायद ये दूसरी बात है। हाँ, वो रिइंबर्समेंट होगा, वो एक खर्चा है जो मैंने कंपनी के नाम पे किया। अगेन वो खर्चा हम कंपनी के बुक्स में फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो मेरा खर्चा है। अगर मैंने कंपनी के बुक से पैसा निकाला और उससे एक लैपटॉप खरीदा, अपने अकाउंट में मैंने पैसे डाले और उस पैसे से मैंने लैपटॉप खरीदा, इससे दो ही चीज हो सकती है, या तो वो पैसा जो कंपनी के अकाउंट से निकल के आपके हाथ में गया, या तो वो लोन होगा जो कंपनी ने आपको दिया, आपको वो वापस करना होगा, या तो कंपनी कहेगी कि मैंने सैलरी दिया है इनको क्योंकि ये मेरे डायरेक्टर हैं, या फिर जो एसेट आपने खरीदा, जो लैपटॉप आपने खरीदा, ये आपने कंपनी के बिहाफ पे खरीदा, तो ये एसेट कंपनी के बुक्स में दिखेगा, ये एसेट आपके बुक्स में कहीं नहीं दिखेगा, पर्सनल कहीं नहीं दिखेगा। तो हमें ये कैटेगराइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हम अपने नाम पे कर रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं, या हम ये खर्चा बिजनेस के नाम पे कर रहे हैं। अगर हम ये खर्चा बिजनेस के नाम पे कर रहे हैं तो उसकी बकायदा प्रॉपर एंट्री वहां पे जरूरी है। अगर हम ये एंट्री नहीं करते, अगर मान लीजिए हमने ये कहीं नहीं दिखाया, हमने बोला कि भाई ये तो मैंने लोन दिया था अपने डायरेक्टर को और डायरेक्टर उससे ये एसेट खरीद रहे हैं, ये एसेट उनका है, तो मुझे ये पैसे लौटाने भी होंगे। एज द डायरेक्टर हम तो सेकंड पार्टी हैं, मुझे अगर किसी कंपनी से पैसे आए हैं तो मुझे वो पैसे लौटाने भी तो होंगे।
अगर हमने ये कहा कि मैंने इनको एडवांस दिया है सैलरी का, उससे ये अपना पेमेंट करेंगे, लैपटॉप करेंगे, व्हाटएवर, अगर मैंने ये कहा तो मेरे बुक्स में ये खर्चा कहीं ना कहीं तो बुक होना चाहिए, क्योंकि जब भी पैसा निकला कंपनी के अकाउंट से वो किस नेचर का निकला है ये हमारे पास आइडेंटिफाइड बहुत क्लियरली होना चाहिए, और इसीलिए ये बाइफरकेशन बिटवीन द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक अलग एंटिटी है और आपका बिजनेस एक अलग एंटिटी है। अगर हम इसकी क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो हमारे अकाउंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और एंड ऑफ द ईयर ये क्लैरिफाई करना कि ये खर्चा बिजनेस का था या ये मेरा पर्सनल था, ये करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये एक क्लैरिटी हमेशा अपने बुक्स में रखिए। अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है बुक्स में से तो मेरा वो नेचर ऑफ विड्रॉल वहां पे प्रॉपर लिखा हो कि ये मैंने सैलरी के नाम पे दिया है अपने आप को, ये मैंने एडवांस के नाम पे दिया है, या मैंने किसी खर्चे का रीइंबर्समेंट दिया है, ये क्लियरली वहां लिखा हो। ये सिर्फ मैंने लिख दिया कि हाँ भाई मैंने विड्रॉ किया, क्यों विड्रॉ किया ये आपको भी याद नहीं रहेगा आफ्टर 5 डेज। तो जिस समय आप विड्रॉ कर रहे हैं वहां पे वो क्लियरली वो चीज मेंशन होनी चाहिए। अगले स्लाइड पे जाइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, एक जिस कंपनी के सपोज दैट 2 अकाउंट है, वो कंपनी का अकाउंट है। सपोज दैट एक आईडीएफसी में है, एक बैंक बड़ौदा में, एक्सिस में है। तो उसको अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए जो कभी जरूरत पड़ा एक्सिस बैंक से मैंने ट्रांसफर कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, कभी जरूरत मान लीजिए और विद इन ए कंपनी अगर करते हैं एक दूसरे से ट्रांजेक्शन, उस बुक्स को कैसे मैनेज करेंगे मैम उसको? सर नॉर्मली जब आप विद इन दी कंपनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अच्छा। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली ये हुआ कि आप एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में दे रहे हैं, जा किसी और को नहीं रहा है, अपने ही पास रह रहा है। ओके। अगर वो बैंक अकाउंट से आपकी एंटिटी से बाहर निकल रहा है तब मेरे लिए वो रिकॉर्डिंग का पर्पस बन जाता है। अच्छा। Specific- नहीं नहीं, हम लोग स्पेशली ये केस बेसिकली हमारा ही है मैम, है क्योंकि कभी कभी जी। होता है कि एक अकाउंट में मान लीजिए पैसा किसी वजह से नहीं रहा, तो मैंने दूसरे अकाउंट, क्योंकि हमारा अकाउंट दो और एक को मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे पैसा हम डाल देते हैं पूरा। तो वहाँ तो जब एक ही एंटिटी है तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए फॉर फ्यूचर। नहीं वहां कोई दिक्कत नहीं है सर, जब आपके एंटिटी से पैसा बाहर निकल रहा है तब आपको प्रॉपर्ली उसको लिखना पड़ेगा। ओके ओके मैं मेंशन ओके, करने की थैंक यू। मैंने बुक्स में लिखा रहता है आपका, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली रखा है आपने तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट आप जब रिकंसिलिएशन करिएगा तो वो दिख ही जाएगा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट गया है। ये डायरेक्टर सैलरी ले सकता है क्या? बिल्कुल ले सकते हैं सर। आप अगर एम्प्लॉय हैं, डीम्ड एम्प्लॉय है कंपनी का, तो आप सैलरी कैसे मिल सकते? प्राइवेट कंपनी में कितना परसेंट कर सकता है? सर प्राइवेट कंपनी में लिमिट नहीं है, लिमिट पब्लिक कंपनी में है। पब्लिक कंपनी में 18% का लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। सारे डायरेक्टर का? हाँ 11%, नॉट 18%, 11% है, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा भी ले सकते हैं अगर शेयर होल्डर मान गया तो, शेयर होल्डर से परमिशन लेके ले सकते हैं। तो लिमिट है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए भी कहीं पे भी। अगर कंपनी नुकसान में है तब मर्जी आपकी सर, कंपनी देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार हैं, प्रॉफिट तो बिल्कुल लीजिए। सैलरी ऐसा, एक चीज समझिए सर, सैलरी विड्रॉ करना और सैलरी लेना दो चीजें होगी। सैलरी विड्रॉ करना हुआ कि हम कैश ले रहे सैलरी का, सैलरी विड्रॉ या अक्रू करना हुआ कि मुझे अभी पता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो हम बस कंपनी को बता दे रहे हैं कि इतनी मेरी सैलरी बन रही है, जब कंपनी के पास पैसे होंगे तो हम वो पैसा लेंगे। लाइबिलिटी के तौर पे कंपनी के बुक्स में वो दिखता रहेगा। तो आप मेरे हिसाब से अगर आप विड्रॉ नहीं भी कर रहे हैं तो भी एज अ डायरेक्टर आपको अपने बुक्स में उसे दिखाना चाहिए। मैं अगर इस साल का इनकम टैक्स फाइल हो गया, मैंने सैलरी नहीं लिया, फिर अगले साल वही सैलरी को ले रहा था, फिर इनकम टैक्स को कैसे मैनेज हो? आप जिस समय अपने बुक्स में उसको रिकॉर्ड करिएगा उसी समय वो इनकम ट्रीट हो रहा है, हम उसी समय उसको दिखाएंगे, उसी साल दिखाएंगे। तो फिर टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा सर, इनकम आपके हाथ में आ रहा है तो आपको तो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इस साल मेरा इनकम 4 लाख हो गया, अगले साल का पिछले साल का 4 लाख हुआ, तो इस साल 8 लाख दिया जाएगा, टैक्स ज्यादा होगा। बिल्कुल जब पैसा आया तब देना ही पड़ेगा। तो जब पॉइंट पिछले साल में मेरा था ना, तो पिछले साल नहीं दिए होंगे ना, आपको मिला नहीं ना। पिछले साल आया अभी 8 लाख, तो अगर लाख रहता तो जो पहले का आगे तो बढ़ गया, लेकिन जो 5 लाख का था तो स्लैब के हिसाब से वो बोल रहे हैं। सर इसमें 12 लाख
हाँ, इस साल का। अभी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, उसके बारे में भी बता देते हैं। हमारा जो टोटल इनकम होता है, इनकम हम लोग जिस जिस कैटेगरीज में इनकम टैक्स बोलता है कि आप अपने इनकम को बाइफरकेट कर सकते हैं, वो मेजरली 5 हेड के अंदर आता है, जिसमें से एक होता है मेरा सैलरी। जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होगा वहां पर सैलरी इनकम होती ही है। और अगर सैलरी इनकम है तो सैलरी इनकम के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो बोलता है कि आपने अगर बुक्स में उसको दिखा दिया रिसीव और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने बुक्स में दिखा दिया है कि हाँ भाई ये सैलरी हमको मिली है, अगर आपके हाथ में नहीं भी आया है तो आपको उसको पे करना है उसके ऊपर टैक्स। एडवांस सैलरी अगर आपको मिल गया है हाथ में, इस साल का नहीं है, फिर भी हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। पीछे का सैलरी है, इस साल हमको मिल रहा है, तो हमको जब मिल रहा है हम उस साल उसको टैक्स करेंगे। तो जब आपको वो सैलरी मिल रही है, जिस समय आपके हाथ में वो सैलरी आ रही है, आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। whichever is earlier वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मार्च की सैलरी है, यूजुअली मार्च की सैलरी हमको मई में मिलती है, लेकिन वो इनकम तो मार्च का है, तो हमें टैक्स उसका मार्च वाले फाइनेंशियल ईयर में ही देना। ऐसा नहीं है कि वो हम अप्रैल वाले फाइनेंशियल ईयर में देंगे। लेकिन एडवांस और ये जो एरियर्स होता है, एरियर्स यूजुअली गवर्नमेंट एंटिटीज के ऊपर काम करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली एरियर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो दोनों केसेस में जब रिसीव होगा तब हम पैसा उसका टैक्सेबल करते हैं, जब तक वो रिसीव नहीं हुआ तब तक उसको टैक्स नहीं करते। दूसरा आपका एक इनकम होता है जिसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास पहले से एक प्रॉपर्टी है और हम उसके ऊपर रेंटल रिसीव कर रहे हैं, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तीसरा अगर आप देखें तो बोलता है बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट आपके लिए रेलेवेंट है। दो टॉपिक्स मेनली आपके लिए रेलेवेंट आपको दिखेंगे, एक है सैलरीज, एक है बिजनेस प्रॉफिट। बिजनेस प्रॉफिट के अंदर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से खर्चे आप कर सकते हैं क्लेम, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस प्रॉफिट का टैक्सेबिलिटी, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। कैपिटल गेन मेजरली होता है अगर मेरे पास कोई कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट वैसा एसेट होता है जो मेरे पास लंबे समय के लिए हम रखते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो एसेट्स हम अपने पास रखते हैं उसको हम कैपिटल एसेट का नाम देते हैं। और जब उसका सेल करते हैं हम, उस समय हमको टैक्स देना होता है। लेट्स सपोज मेरे पास शेयर्स थे किसी कंपनी के, मैंने शेयर खरीदे थे 2015 में, उसको मैंने बेचा है अभी 2025 में, तो मैंने जब सेल किया 2025 में, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 2025 में आएगी। और टैक्स लायबिलिटी सेल वैल्यू पे नहीं आएगी, टैक्स लायबिलिटी उसके गेन वैल्यू पे आएगी। गेन वैल्यू का मतलब ये हुआ जितना मैंने प्रॉफिट कमाया। मैंने 100 रुपए में खरीदा था, मैंने 500 में उसको बेचा, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी 400 रुपए के ऊपर आएगी। लास्ट बोलता है अदर सोर्सेज। ये तो रेवेन्यू या फिर नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट। मैम ये लॉन्ग टर्म पे आप बता रहे हो ना, एक शॉर्ट टर्म का भी होता है। शॉर्ट टर्म में भी वही होता है सर, गेन पे ही हमको टैक्स देना है, इसमें परसेंटेज अलग अलग होता है। इसका इन्फ्लेशन भी इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के केस पर छोड़ दिया है सर, बाकी में इन्फ्लेशन हटा दिया है। पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था, अब हटा दिया है। अदर सोर्सेज जिसको हम किसी और कैटेगरी में नहीं करते उसको मदर सोर्सेज में करते हैं। हाँ जी सर। कितना % टैक्स देना पड़ता है मैम, इस पे सर जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं? रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं बिजनेस में जी सर, रेट्स पे बात करेंगे अभी, अगले स्लाइड पे वही बात करनी है हमको, तो उस पे भी आएंगे, पहले इस पे थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके मैडम। रेट्स पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी एक क्वेश्चन है, जी। जैसे जो करेंट अकाउंट है वो हमने मैंने मेंटेन किया, लेकिन वो उसके चार्जेज बहुत है निकालने में, हर समय वो चार्जेज काटते हैं। तो मैंने जो कुछ था वो बाहर बाहर किया, जो कैश आया वो कर लिया, उसका वो बिजनेस अकाउंट में नहीं है, बाकी सारा कुछ है डिटेल मेरे पास। तो वो एक उसका कोई इशू है क्या मैम? जैसे मेरा पिछला 9 लाख रहा टर्नओवर, और इसके पहले साल गया 12 लाख, और ठीक अभी है इस बार फाइल करनी है। ठीक है 2022-23 में 9 लाख गया, और 23-24 में 12 लाख टर्नओवर। तो ये करेंट अकाउंट में उसमें ध्यान नहीं था, तो मैंने उस पे ध्यान दिया नहीं, पता नहीं था, तो अब पता चला। तो उसका क्या कुछ इशू है क्या मैम, या कुछ करना पड़ेगा उसको? सर, तो पेमेंट कैसे किया है आपने? वो नॉर्मल अकाउंट था, उससे जो कुछ भी किया है। अकाउंट से किया है, कैश में किया है, कैसे किया है? मतलब 70% कैश है, 30% अकाउंट से है, नॉर्मल अकाउंट, मतलब बैंक इसका जो सेविंग्स से कंपनी किया आपने, पर्सनल सेविंग्स से किया। पर्सनली अकाउंट ही गया जो ऑनलाइन कर दे, क्योंकि कंपनी तो ऑनलाइन देती नहीं फैसिलिटी पेमेंट करने की।
ऑनलाइन तो मिल जाएगा आपको सर, ऑनलाइन पेमेंट करने का वो तो मिल जाएगा फैसिलिटी। नहीं, जैसे इसमें दो उन्होंने ही क्या बोला कि जैसे बता देते हैं। उन्होंने बैंक वाले ने क्या बोला कि उसमें डायरेक्टर ज़्यादा है, तो आप बस एटीएम ले सकते हो, आप ऑनलाइन में आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑनलाइन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे दूसरे यूपीआई का प्लेटफॉर्म कह पे। रहे हैं? हाँ, ये सब इस्तेमाल जो करते हैं वो सब आप नहीं कर सकते। यूपीआई तो बैंक देता है आजकल करंट अकाउंट में भी। प्राइवेट लिमिटेड में अभी नहीं का दे तो रहा। पता नहीं मैम, मैं प्राइवेट में पहले तो का। दिया IDFC का। पैसे आप ले सकते हैं, दे नहीं। ये भी कर सकते हैं। पहले दिया नहीं था मैंने, 2022 में मैंने ओपन किया था ऑपरेशनल लेकिन मोड रहेगा ना, इट्स लाइक दोनों डायरेक्टर्स का तो नहीं दे रहे हैं, सिंगल पे भले ही दे रहे। प्रोप्राइटर को देता है, प्रोप्राइटर को देता है। प्राइवेट लिमिटेड दो डायरेक्टर हो गए। नहीं नहीं, उसमें भी ऑपरेशन होते हैं ना, मोड ऑफ ऑपरेशन। आइदर नॉर्मली जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं उस समय में आपसे पूछा जाता है कि बैंक अकाउंट का ऑपरेशन जो होगा कौन करेगा। तो अगर उसमें एक आपने लिख दिया कि दोनों डायरेक्टर्स का जब तक सिग्नेचर नहीं होगा तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, उस केस में उस केस में कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है लगाए। तो नहीं आप एक नहीं बार जरा बैंक से नहीं नहीं मैम, पूछिएगा। नहीं नहीं, हमने जो अथॉरिटी दिया वो अपने डायरेक्टर में एक ही को दिया कि आप ही जो भी है वो आपका अथॉरिटी है, लेकिन बैंक ने बोला कि एक कंपनी है, कंपनी में जो डायरेक्टर है वो भी उनके वही मतलब ओनर है, तो मैं किसी एक के अब दे दूंगा तो वो कल कुछ भी कर दिया तो उस पर तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना ऑनलाइन में। बैंक वाले की तरह बोलिएगा हमसे बात करने के लिए, जो कंपनी का ओनर डायरेक्टर नहीं होता है, शेयर होल्डर होता है। ये बात है मैम। एक बार जरा उनको ये चीज क्लियरिफाई कीजिएगा कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एक तरीके से मतलब एम्प्लॉय है, जैसे जिसको कि शेयर हाँ होल्डर है इम्प्लाई है, ऑथराइज तो बिजनेस मतलब करने शेयर के तो लिए। अभी अभी तो शेयर, जैसे अभी तो 100% शेयर तो उन्हीं के पास है, तो इम्प्लाई भी हो गए, ओनर भी तो हो गए मैम। अगर हाँ हाँ, 100% मान शेयर है, लेते हैं ना जैसे सर। जैसे आप मैं ये इम्प्लॉय हूँ लेकिन मेरे पास शेयर है उसका, तो मैं तो मालिक भी हो गया ना। इट डजंट मैटर कि आपके पास शेयर नहीं है, अगर आप डायरेक्टर हैं, कंपनी के हाँ सारी अथॉरिटीज आपके हाथ में है, डे टू डे ऑपरेशंस आपके हाथ में है, शेयर होल्डर आकर के साइन नहीं करते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे। शेयर होल्डर की हाँ, साइनिंग पे बैंक अकाउंट नहीं खुलता है, डायरेक्टर की साइनिंग पे बैंक अकाउंट खुलता है। देयर इज अ डिफरेंस। अभी तो अगर हम नहीं नहीं, डायरेक्टर तो है अभी तो कंपनी के, मेरे पास जीरो नहीं शेयर्स है, मेरी नहीं साइनिंग से बैंक अकाउंट खुलेगा। नहीं नहीं, तो अभी अभी जब करेंट में जब हम लोग रहते हैं न्यू कमर फ्रेशर, तो उसमें तो जो डायरेक्टर है वही वही है और शेयर होल्डर भी वही है। अभी जैसे स्टार्टअप बात बिहार है, वही वो है। भी एक उनका है क्या कि अगर आपको लोन देते हैं तो पहले आपको डायरेक्टर होना है, आपके पास 50% शेयर होना है, तो शेयर तो दूसरा कोई आएगा ही नहीं। अगर दो है तो दोनों में 50-50 बटे हैं। सामने वाला बैंक बोल रहा है भाई अब अगर मैं एक ही आदमी को दे दूं सब कुछ करने के लिए, यूपीआई ऑनलाइन सारा सिस्टम, तो कभी भी पैसे सारे उड़ा देगा। दूसरा आदमी बोलेगा भाई, तो ये लिमिटेशन रखने के लिए एक बोलते हैं। इलॉजिकल और इलीगल बात है जो वो बोल रहे हैं। तो वैसे तो दिया नहीं, मैं बस एक एटीएम कार्ड दिया। उन्होंने और नहीं दिया, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उनसे पूछिएगा कि कौन सा सर्कुलर है जो ऐसा बोलता है कि एज अ डायरेक्टर हम अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली। फिर वही इशू हुआ, फिर हमने फिर वो न्यूट्रल चला, क्योंकि अब जब भी उसमें ट्रांजेक्शन करो तो एक भी ट्रांजेक्शन मारो, चेक भी करो उसका तो हम आपको ये बता 24 देते हैं, रिपरकशंस थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया है किसी भी तरीके का, इनकम जी टैक्स बोलता है कि किसी भी आदमी को अगर आपने या किसी भी पर्सन को आपने अगर पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा का किया है इन कैश इन अ डे, तो वो खर्चा आपका अलाउएबल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने जी अगर अपने बिजली का बिल 70,000 रुपए कैश में पे कर दिया है, तो उस जी 70,000 रुपए को इनकम टैक्स खर्चा नहीं मानता है। और जी अगर उसको खर्चा नहीं मानता है तो मेरा प्रॉफिट 70,000 रुपए से बढ़ जाएगा इनकम टैक्स की नजर में। ओके अगर मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, उस खर्चे को लगा करके, तो उस जी खर्चे को हटा करके मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 1,70,000 और मुझे टैक्स देना पड़ेगा 1,70,000 रुपए के ऊपर। तो जी कभी भी अगर आप पेमेंट करते हैं कैश में, तो एटलीस्ट ये चीज का ध्यान रखिए कि एक दिन में आप उसको 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट ना करें या उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली करें। जी कैश में करें, लेकिन फिर वही चीज है कि उसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर करिए। अगर मैम ये आप जो एक दिन में उसको पेमेंट दिखा रहे हैं 10,000 से ऊपर का, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है। जी अभी से तो उसको सही कर लूंगा, लेकिन जो पिछला गलती हो गया उसको सॉर्ट आउट कैसे करूंगा मैं?
अब जो कर सर दिया वो तो कर रिकॉर्डिंग दिया। उसकी ठीक रखिए सर, हम ये कह रहे हैं कि जब बुक्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड किया है वो रिकॉर्ड ठीक से करिएगा। जब आपका ऑडिट होगा उस समय में अगर आपसे ये जानकारी मांगेंगे ऑडिटर, तो उनको ये जानकारी दे दीजिएगा। जी। सिंगल डे में 10,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा तो वो डिसअलाउ कर देंगे, उस तो खर्चे फिर को वो अलाउ नहीं करेंगे। वो प्रॉफिट में डाल के टैक्स ले लेंगे उसका। बिल्कुल, वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ये टैक्स कितना परसेंट लेते हैं मैम, जैसे जो इनकम हमें हो गया उसका कितना परसेंट लेते हैं टैक्स? सर अगले स्लाइड पे जाइएगा। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू हाँ, मैम। उस पे लिखा हुआ है सर, उस पे लिखा हुआ है ओके टैक्स रेट, इसका बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू मैम। जी। सो कंपनी और फर्म, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के लिए 30% और 25% का टैक्स रेट है। 25% लगता है कंपनी के ऊपर और फर्म के ऊपर लगता है 30%। तो सर आपका अगर कंपनी है तो आपको 25% का टैक्स लायबिलिटी लगेगा। जो भी जी आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर, जी आपके बिजनेस के टर्नओवर पे नहीं लगता है, आपके बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है। और प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा टर्नओवर है उसमें से मैंने सारे खर्चे जब हटा दिए, जो बचा जी मेरे पास रिमेनिंग, उस टोटल अमाउंट के ऊपर में 25% का टैक्स लगेगा। तो वो कुछ भी अमाउंट, जो भी अमाउंट हो, 10 रुपए है तो मुझे 2.5 रुपया देना पड़ेगा। हालांकि इनकम टैक्स 100 रुपए से नीचे का टैक्स का डिमांड नहीं जनरेट करता है। और जैसे मान लीजिए अभी जैसे स्टार्टअप इंडिया में जैसे वो टैक्स करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, आगे बात करेंगे। टैक्स रेट मैंने दोनों आपके लिए यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि इंडिविजुअल एज अ डायरेक्टर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। आपके लिए जो ड्यू डेट है नॉर्मली वो 31 जुलाई का होता है, इस बार उसको बढ़ा करके 15 सितंबर किया गया है। तो 15 अच्छा मैम, सितंबर तक आपका एज अ डायरेक्टर आपका इंडिविजुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। कंपनी के लिए ये डेट 31 अक्टूबर तक है। कंपनी का मैम आईटीआर 31 अक्टूबर तक फाइल हो जाना चाहिए। मैम, जी ये जो आपका दिख रहा है पीपीटी पे न्यू टैक्स रिजिम, तो इसमें नील जो लिखा हुआ है अप टू 3 लाख, ये इंडिविजुअल के लिए है क्या मैम? जी सर, पहला दोनों जो कॉलम है वो इंडिविजुअल के लिए, उसमें 3 तरीके के रेट्स दिए हुए हैं। ओल्ड जी रेजीम है जो पहले चला करता था, अभी हमारे पास ऑप्शन है। इस जी ओल्ड रेजीम के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें एटीसी, जिसमें इंश्योरेंस, लोन, जी स्टैम्प ड्यूटी, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ जी हाउसिंग लोन, ये सब का हमको बेनिफिट मिलता है। एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का बेनिफिट मिलता था। एचआरए जिसका हमको सैलरी के अंदर बेनिफिट मिलता है, वो सारे मेरे पास अवेलेबल होते हैं बेनिफिट्स। लेकिन जब हम न्यू रेजिम में जाते हैं तो जी पिछले साल तक 2024-25 का जो हम अभी रिटर्न फाइल करेंगे जी। उसके जो स्लैब रेट्स है वो ऊपर दिए गए हैं, और नीचे जो स्लैब रेट है 4 लाख से लेकर के 24 लाख तक का, वो आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल है। ये मतलब जो इंडिविजुअल या डायरेक्टर या किसी और, इन्हीं के ऊपर लगेगा, कंपनी के ऊपर तो नहीं लगेगा ये सभी? सिर्फ इंडिविजुअल्स, सिर्फ इंडिविजुअल एंड जी। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इन अच्छा, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। और कंपनी के लिए 25 और 30% दो दो क्राइटेरिया है? जी, कंपनी के लिए 25% है अगर मेरा पार्टनरशिप फर्म है या मेरा एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो फिर मेरे लिए ये 30% हो जाता है। इनकम टैक्स कंपनी पे 25% ही लगता है, फर्म और एलएलपी के ऊपर में 30% लगता है। चाहे ये जो भी टैक्स अमाउंट है इसके ऊपर 4% का एडिशनल सेस हमको लगता है। जी लेट सपोज मेरा प्रॉफिट 100 रुपया था, 30 रुपया का मुझे टैक्स लगा, और इस जी 30 रुपए के ऊपर 4% और 1 रुपया 20 पैसा और, जी। तो 31 अच्छा रुपया 20 पैसा मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगा। अच्छा मैम, 25%। एक क्वेश्चन पूछना था फाइनल, ठीक। कि जैसे अगर मैंने कंपनी का इंटरेस्ट दिखाया 3 लाख रुपए, ठीक है, जो हुआ इंटरेस्ट, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉय है या मैं हूँ जो भी है वो सैलरी नहीं ले रहे थे, अगर उनका सैलरी इसमें ऐड करूंगा तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो फिर नहीं, बात गवर्नमेंट, नहीं समझे मैं आपकी सर, फिर से जरा बताइए। जैसे हम नॉर्मल जो जोड़ रहे हैं कि हमें कितना खर्च हुआ कितना मैंने कमाया, तो मान लो 3 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट आया, ठीक है, जी। तो उसमें हमने जो सैलरी एम्प्लॉय का सैलरी है वो कैलकुलेट नहीं किया, तो वो कैलकुलेट हम्म। अगर उसमें करते हैं तो वो तो मेरा प्रॉफिट और कम होगा, तो उस पे भी तो बिल्कुल। टैक्स टैक्स कम देने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो अच्छा रहेगा ना ऑप्शन, कि वो जो हमारी एम्प्लॉय है उसके सैलरी उसमें ऐड करे। यही तो हम कह रहे थे सर कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर का सैलरी को ड्यू करके अपने बुक्स में बिल्कुल दिखाइए, रिकॉर्ड कीजिए। उससे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है जो आप कह रहे हैं, जी टैक्स लायबिलिटी कंपनी की कम हो जाती है। जी दूसरा फायदा ये है कि कल को कंपनी जब कमाना शुरू करेगी तो
तो जी। मुझे उससे पैसे निकालने के लिए कुछ जस्टिफिकेशन नहीं देना है। जी। मेरा ड्यू अमाउंट दिख रहा है कंपनी के पास, मुझे सैलरी लेनी है कंपनी से। जी। भाई अगर मैंने कंपनी को समय दिया, मैंने कंपनी के लिए काम किया, तो भाई फ्री में तो काम किया नहीं, जी मैम। मैंने तो टाइम दिया है अपना। टाइम जी। दिया है तो मुझे उसके एवज में कुछ तो मिलना चाहिए। तो वो सैलरी मैंने वहां ड्यू करके रखा हुआ था, जब कंपनी के पास पैसे आएंगे तब हम वो पैसा निकालेंगे। मैन पावर के एक्सपेंस होते हैं, मैन पावर तो मेजर एक्सपेंस होता है। सर डायरेक्टर अपने कंपनी में, सर हम लोग जब आर्टिकलशिप सीए का करते हैं ना, तो हम लोग से कहा जाता था, हम लोग पेपर का स्टेपल भी खुद ही करते हैं। हम लोग जा करके चाय भी क्लाइंट को खुद ही देते हैं इनिशियल लेवल पे, क्योंकि उस समय प्यून नहीं रखते हम लोग। तो प्यून से लेकर के सीईओ का सारा काम हम करते हैं। एज अ डायरेक्टर इनिशियल डेज में आप सब कुछ करते हैं, तो जब जी। आप वो सारा काम कर रहे हैं तो उसके एवज में कुछ तो सैलरी लीजिए। जी। अच्छा मेरा एक सवाल है। मैंने ड्यू का जो अमाउंट है वो मुझे टाइम पे मैंने ड्यू लगाता जा रहा हूँ, तो मैं ड्यू कब तक मैक्सिमम टाइम तक ले सकता हूँ? 2 साल के बाद भी ले सकता हूँ? सर देखिए, नॉर्मली क्या बोलता है कि इस ड्यू का कहीं कोई ऐसा लिमिट नहीं होता है नॉर्मली। यूजुअली 3 साल के अंदर अंदर में हमको दे देना, यूजुअली बोलते हैं लिमिटेशन उसको दे देना होता है कि नॉर्मली आप 3 साल के अंदर दे दीजिए, कोई लिमिट नहीं। सेल परचेज के केस में होता है कि हमको 12 महीने के अंदर उसको टर्न अराउंड करता है। लास्ट सेशन में हमने बात किया था, अदरवाइज उसको डिपॉजिट मांगेगा। फिर ऐसा सैलरी के केस में ऐसा नहीं है। केस करेगा कौन सर? हम ही है कंपनी, हम अपने ऊपर केस नहीं करेंगे। मैं जो सैलरी विड्रॉ नहीं किया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, जब हम पैसे विड्रॉ करेंगे तब जब आपको मिलेगा कंपनी इस साल मिलेगा। के अंदर कैसे करेंगे? सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई फॉरेन, मैंने फ्रीलांस काम किया और मेरे पास ना 8,000 यूएसडी पैसे आए, बट वो मैंने बैंक अकाउंट नहीं आए, क्योंकि वो पहले आते पे आते हैं, वो उसकी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डी, वहाँ पे पैसे आए। अब वो पैसे मेरे मार्च में आ गए, मैंने ना मार्च में पैसे विड्रॉ नहीं किए, मैंने अप्रैल में विड्रॉ किए, तो वो क्या मेरा वो मतलब अप्रैल टू मार्च वाला में जाएगा, मतलब 25 टू 26 वाले में जाएगा, या फिर 24 टू 25 में जाएगा? तो आइडियली 24-25 नहीं जाएगा, क्योंकि इनकम मैंने अर्न कर लिया था 24-25 में। निकाला नहीं था। डजंट मैटर, वो आप ही का अकाउंट है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका अकाउंट है जहाँ पे वो रखा हुआ है। चाहता रिस्ट्रिक्शन है कि हम अमाउंट को कुछ एक है ना, 500 यूएसडी है कि अब मिनिमम आपकी फाइन निकाल सकते हो, इससे पहले आप निकाल नहीं सकते, हमारे पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो वैसे केस में फिर क्या होगा? डजंट मैटर सर, वो अकाउंट आपका है। आप एक जो बताई है कि सैलरी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो टैक्स में बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। कंपनी को, तो फिर सैलरी हम लेते हैं तो फिर उस पर भी तो हम फिर टैक्स दे रहे हैं तो सर 12 लाख रुपए तक सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं, 12,75,000। मैम मेरा थोड़ा इसी से रिलेटेड सवाल है जी कि इसमें कोई लिमिट है? जैसे मान लीजिए कोई किसी ने कंपनी स्टार्ट करी हाँ और एज अ सीईओ 10 करोड़ सैलरी डाल दी हाँ कि भाई एज अ सीईओ 10 करोड़ ले रहे हैं, प्रॉफिट में नहीं है कंपनी, जब होगी तब एडजस्ट करेंगे। ठीक। तो पहला तो ये ऐसा कर सकते हैं या नहीं? दूसरा कि जब इस कंपनी मान लीजिए 4 साल बाद निकाल रहे हैं 40 करोड़ रुपए, हाँ तो 4 साल का मिला करके। हाँ, ठीक तो है। वो पर ईयर 10 करोड़ के हिसाब से पर्सनल टैक्स में जाएगा या फिर टोटल 40 करोड़? सर और हमको कोई लॉ कहीं नहीं रोकता है कि हम प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर होकर के किसी लिमिट के अंदर में सैलरी दे डायरेक्टर को। प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर को कोई रोक टोक नहीं। अगर हम पब्लिक कंपनी है और मेरा डायरेक्टर है तो 11% का लिमिट होता है, लेकिन ये जो लिमिट है इसके बियॉन्ड भी हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं अगर मेरा शेयर होल्डर मान गया तो। अगर मेरा 75% शेयर होल्डर मान रहा है कि आप दीजिए इसको 4 करोड़ रुपया, हमको कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे नहीं चाहता। इसमें एक चीज और किया जा सकता है कि कंपनी चूंकि ड्यू रख रही है सीईओ का पैसा, तो उसमें 10% पर एनम इंटरेस्ट भी देगी जब तक पेड नहीं होता। दैट देखिए होता क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर कि वो किस तरीके से। आप समझिए एक बार, आप फिर उसको 2 तरीके से समझिए। अगर हम थोड़ा सा इसको और ब्रॉड करें, डायरेक्टर अलग, शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग, ये 3 चीजें हैं। कंपनी जो है वो शेयर होल्डर की है, डायरेक्टर सिर्फ उसको चला रहा है। अभी हमारे केस में मेजॉरिटी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर सेम होते हैं, बट अदरवाइज अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडली इसको बोले तो शेयर होल्डर अलग है, डायरेक्टर अलग है, कंपनी अलग है। अगर मान लीजिए कि हम ये बोलते हैं कि हम अपने डायरेक्टर को, डायरेक्टर्स ने आपस में ये डिसाइड किया, क्योंकि कंपनी चलाने का काम डायरेक्टर का है, डायरेक्टर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम लोग ये सैलरी ड्यू करेंगे
और इसके ऊपर जो ड्यू अमाउंट है जब तक हम नहीं दे रहे तब तक हम इंटरेस्ट भी देंगे। शेयर होल्डर की कंपनी है, शेयर होल्डर अगर बोलता है कि नहीं हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम डायरेक्टर चेंज कर देते हैं, हमको नहीं रखना है डायरेक्टर को क्योंकि ये बहुत ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, हटाइए इनको, तो वो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज शेयर होल्डर्स इस बात से तसल्ली में है कि हम अपने डायरेक्टर को अभी ये ड्यू करें और हम इंटरेस्ट पे करें तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है वो कंपनी का पैसा है जिसको शेयर होल्डर ने दिया है, वो पैसा डायरेक्टर का नहीं है, वो पैसा शेयर होल्डर का है जो कंपनी में लगा हुआ है। तो जो चीज सबसे बेहतर होगी शेयर होल्डर के लिए, कंपनी को आइडियली करना वही है। डायरेक्टर अपने मन से कुछ भी करे, लेकिन अगर वो कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं है तो शेयर होल्डर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, अल्टीमेटली ओनर वो है। अच्छा मैम, मेजॉरिटी अगर शेयर होल्डर का ही है स्टैक का, तो फिर शेयर होल्डर का मतलब डायरेक्टर का डिसीजन वैलिड होगा। हाँ वही तो हम कह रहे हैं सर कि अभी हम लोग के केस में 100% शेयर होल्डिंग डायरेक्टर्स के पास ही है। नहीं, 3 शेयर होल्डर्स हैं, 2 डायरेक्टर हैं, ठीक है, कुछ 2 या 5% एक अदर शेयर होल्डर के पास में, ठीक जो कि डायरेक्टर नहीं, कुछ नहीं। ठीक। तो अगर ऐसा मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनका डिसीजन तो किसी तरह से वैलिड नहीं होगा। सर देखिए अब दो चीजें हैं, आउट ऑफ 3 डायरेक्टर्स 2 डायरेक्टर मान रहे हैं, मेजॉरिटी यहाँ पे है। आउट ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग कम से कम 75% लोग अगर मान रहे हैं तो हम कंपनी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। कंपनी का स्ट्रक्चर भी हमको अगर चेंज करना है, नया शेयर इशू करना है, पुराना शेयर बायबैक करना है, उन सब चीज के लिए 75% शेयर होल्डिंग मेरे पास होनी चाहिए। हम इसलिए यूजुअली कहते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं, जो इनिशियल शेयर होल्डर है, जो फाउंडर है, उनके पास कम से कम 75% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ताकि आप कंपनी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है तो आप वो ले सके। अगर आपने वो शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर दी और ये कहा कि भाई हम 51% तो रखे हुए हैं, 51% मेरे पास है, मेजॉरिटी तो मेरे पास है, सारा डिसीजन आप नहीं ले पाइएगा। मेजर डिसीजंस आप ले पाइएगा, कंपनी ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजंस आप ले पाइएगा, लेकिन कंपनी का जो स्ट्रक्चर चेंज करना है कि हमको किसी को शेयर इशू करना है प्राइवेट प्लेसमेंट से, हमको कंपनी का लेट्स सपोज ऑडिटर चेंज करना है, फॉर दैट मैटर हम नहीं कर सकते हैं अगर मेरे पास 75% की शेयर होल्डिंग नहीं है तो वो स्ट्रक्चरिंग करते समय में हमें थोड़ा सा कॉशियस रखना पड़ेगा। लास्ट सेशन हम लोग इसीलिए उसका रखे। हेलो मैम, हेलो। बिहार में मिलता है उसमें सर एक मिनट सर, उसमें साफ है कि आप खुद के लिए एज अ सीईओ या एज अ जो भी फाउंडर है पैसा नहीं निकाल सकते हैं सैलरी, तो ये तो फिर वैलिड ही नहीं हुआ स्टार्टअप्स के लिए। सर देखिए है क्या कि जैसा आपने बोला कि सारा पैसा अगर हम सैलरी के नाम पे ड्यू कर लिया, निकाल लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पैसा बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस करने के लिए पैसा आपको दे रही है। अगर हम ये बोले कि हम उसके नाम पे सैलरी ले रहे हैं, तो एज एन एम्प्लॉय अगर हम नॉर्मल बिजनेस में होते शायद 10 लाख से ज्यादा मेरी सैलरी होती है, दिस 10 लाख इज नथिंग मेरे सैलरी के लिए। हम सारा अमाउंट बोल दें कि हम काम कर रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं, तो आप बिजनेस कैसे कीजिएगा? तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए कि आप वो पैसा जो ले रहे हैं उसको स्पेसिफिकली बिजनेस ऑपरेशन में लगाइए, इसीलिए उन्होंने ये चीज बोली। अदरवाइज लीगली ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एज अ डायरेक्टर पैसा नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप एम्प्लॉय आप क्यों नहीं लीजिएगा पैसा? बट बिल्कुल ले सकते हैं, आप एम्प्लॉय है कंपनी के, बट इन ऑर्डर टू इनकलकेट कि भाई आप बिजनेस करने के लिए पैसा ले रहे तो बिजनेस को प्रमोट करने में लगाइए। इसीलिए अगर आप देखिएगा 80% ऑफ यूटिलाइजेशन पे वो आपको देती है, अगला ट्रांस भी जब वो देती है तो 80% ऑफ यूटिलाइजेशन पे ही देती है, ऐसा नहीं बोलती कि 100% 4 लाख आप इस पे ही यूटिलाइज कीजिए तब हम देंगे। इसीलिए आप 80% यूटिलाइज कर चुके हैं, 3,20,000 कर चुके हैं, आपको हम अगला ट्रांस देने के लिए रेडी हैं, व्हिच मींस उनको भी मालूम है कि 80,000 रुपया हो सकता है आप एज अ डायरेक्टर हैं, आपको भी अपनी जीविका के लिए चाहिए। वो नहीं ऐसा बोलता कि नहीं 100% आप यही लगेंगे, दे आल्सो हैव दैट बैंडविड्थ। मैम लेट सपोज एक्स वैल्यू, लेट सपोज 1 लाख रुपया सैलरी रहती है डायरेक्टर्स की, उसमें से 50,000 हर मंथ दे रहे हैं और 50,000 ड्यू रख रहे हैं, ताकि तो फिर उस केस में कैसे होगा? बिल्कुल कर सकते हैं सर, तो एज एन इंडिविजुअल मेरी सैलरी तो पूरी है, हमको टैक्स पूरे पे देना। अच्छा, मतलब लेट सपोज 12 लाख पे टैक्स देना है लेकिन मिल रहा है हम लोगों को 6 लाख ही। मैम जो अभी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है कि आप सैलरी जैसा आपने बताया कि देख सकते हैं, हाँ, लेट सपोज अगर हम उसमें सैलरी यूटिलाइजेशन बिल्कुल उसको यूटिलाइजेशन अगर वो सैलरी हम
अभी नहीं ले रहे हैं, बट एज ए लाइबिलिटीज तो दिखा सकते हैं कंपनी में कि हम एक सर्टेन अमाउंट है जो 10,000 रुपीज पर मंथ हम ले रहे हैं कंपनी पे, और वो 10,000 रुपीज अगर हम ले रहे हैं कंपनी में, रादर देन हम उसको एज ए सैलरी ना लेके हम उसको जो कंपनीज का शेयर्स है उसमें डाइल्यूट करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डाइल्यूशन आप क्यों कीजिएगा? मेरा डाइल्यूशन इन द सेंस कि मतलब उसको इंक्रीज करेंगे, सॉरी डाइल्यूशन वर्ड गलत हो जाएगा, उसमें आप जो उसको शेयर दे रहे हैं। शेयर दे नहीं रहे, मतलब मेरा जो एग्जिस्टिंग शेयर है, रादर देन जो 10,000 जो हम उस कंपनी पर लोन दिखा रहे हैं, उसी चीज को हम उस जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको इंक्रीज कर सकते इनका हैं। कहना है कि मैम पेड अप कैपिटल बढ़ा सकते हैं या नहीं उस पैसे को? वैल्यूएशन बढ़ेगा बहुत से देखिए वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाना पड़ेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगवाने का कम से कम 50,000 रुपया लग जाता है सर। शेयर होल्डर्स पे पूछना पड़ेगा। नहीं, वैल्यूएशन रिपोर्ट आप अगर कभी भी शेयर्स को अदर देन मनी इशू करते हैं तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट आरओसी को सबमिट करना होता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट जब भी आप बनाते हैं तो उसका खर्चा कम से कम 50,000 रुपया होता है। मैम वो जो फेस वैल्यू उसी के बेसिस पे हम उसको फेस वैल्यू पे आपका बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। फेस वैल्यू पे हर महीने अगर आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं तो आप अपना पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए से बढ़ा रहे हैं, which doesn't make sense. At that point of time it doesn't make sense कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं। But anyway हमको वैल्यूएशन रिपोर्ट तो चाहिए ही होगा। हमको वहां पे ये चीज जस्टिफिकेशन होता है बेसिकली वैल्यूएशन रिपोर्ट में कि अगर हम किसी को 1 लाख रुपए का शेयर दे रहे हैं तो वो 1 लाख रुपए किस एवज में दे रहे हैं। मेरे शेयर का वैल्यू तो फेस वैल्यू 10 रुपया है, दैट इज फाइन, लेकिन ये 10 रुपए या 1 लाख रुपए जो हम सामने वाले को दे रहे हैं उसका क्या जस्टिफिकेशन है। दोनों जस्टिफिकेशन हमको रिपोर्ट में देना होता है। व्हेन वी प्रिपेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट वो जाएगा और बिना उस रिपोर्ट के हम नहीं कर सकते। तो मैम ये एक सर्टेन स्टेज पे जब हमारा कंपनी पहुंच जाएगा उस समय तो हमें वैल्यूएशन क्रिएट करना होगा, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम ये दिखा सकते हैं कि हमारा जो वैल्यूएशन कैलकुलेट होगा तो हम ये जो लायबिलिटीज है हमारा जो हम कंपनी पे रख रहे हैं 10,000 पर, उस समय हम वो कन्वर्ट करके हम वो चीजें कर सकते हैं। कई बार होता है जब हम लोग बात करते हैं आपके डिबेंचर्स की या जब हम बात करते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स की तो वो कन्वर्टेबल भी होते हैं। इट इज कन्वर्टेबल टू इक्विटी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। पब्लिक प्लेसमेंट में खुला सकती है। हां, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं पब्लिक प्लेसमेंट। सर पब्लिक इशू आप प्राइवेट कंपनियों में नहीं कर सकते हैं। डिवेंचर्स प्राइवेट आप किसी इंडिविजुअल को दीजिएगा, शेयर का नहीं डिवेंचर। डजंट मैटर, आप पब्लिक इशू कर नहीं सकते, आइदर डिबेंचर आइदर इक्विटी। आपको अगर देना है आप प्राइवेटली किसी को दीजिए, आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते, आप प्राइवेट कंपनी है। हम पब्लिक कंपनी होंगे तो हम कर सकते हैं। पब्लिक इशू करने में अगेन फिर हमको अपना लिस्टिंग वगैरह जाना पड़ेगा, बिना लिस्टिंग के हम पब्लिक इशू नहीं कर सकते। हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं आईपीओ दो डायरेक्टर हैं, 3 शेयर होल्डर हैं। तो जैसे कि आप बताएं कि 12 लाख तक तो नहीं लगता है टैक्स पर्सनल इनकम की लगता है, बट हमारी कंपनी का प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू जो है 30 लाख आ रहा है, ठीक है। तो उस पे क्या है कि 30 लाख पे हम 25% देंगे, फिर उसमें जो सैलरी लेंगे उस पे भी 30% देंगे। तो हम ये कर सकते हैं क्या कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको पूरा हम अपना सैलरी ले लें और फिर उस पे एक ही बार टैक्स दें? हाँ कर सकते हैं। बेनिफिशियल ये फर्म में पॉसिबल नहीं है लेकिन कंपनी में पॉसिबल है कि पूरा जो भी मतलब हमारा इनकम हो रहा है उसको हम पूरा पर्सनल सैलरी के salary रूप में ले- दिखा के खर्चा दिखा कर क्या कर सकते हैं। हाँ, और कंपनी का 0 टैक्स हो जाएगा। कर सकते हैं सर, लेकिन फर्म में नहीं कर सकते। फर्म में कैलकुलेशन का अलग तरीका होता है, कंपनी में आप कर सकते तो कंपनी में अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारा टैक्स सेविंग कौन से मेथड से ज्यादा हो रहा है? सर वो डिपेंड करता है। अगर आप सैलरी जो दे रहे हैं वो एनीवे 30% के स्लैब के अंदर जा रहे हैं, मतलब 24 लाख या 15 लाख न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, उससे ज्यादा आप दे रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोनों डायरेक्टर्स को 25-25 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं तो एनी वो 30% वाले स्लैब में जा रहे हैं तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दोनों को 24-24 लाख रुपया दे रहे हैं और 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे रहे हैं तो आपने सिर्फ 2 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दिया। इन दैट केस 24-24 लाख पे दोनों आदमी को कोई टैक्स नहीं लग रहा है, या 24 कह रहे हैं, आपका कितना है नील 4 लाख है, अल्टीमेटली वो 12 लाख पे जाकर के आता है। 12 लाख के ऊपर 24 लाख आपने दे दिया, 24 लाख के बाद जो बचा आपको 30% उसके ऊपर टैक्स देना है। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रही हैं कि मैम तो ये जो स्लैब दिया हुआ है ये स्लैब में तो 3
3 लाख से 7 लाख तक 5%, या न्यू वाला भी जो स्लैब है 8 से 12 तक 10%, तो ये सब भी परसेंट बाई परसेंट है। जी। आप जैसे बता रहे कि 12 लाख तक सर, नहीं। एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 87A। जी वो सेक्शन कहता है कि किसी भी आदमी का अगर इनकम टैक्स 60,000 रुपए तक का है तो वो 60,000 रुपए का उसको रिबेट मिल जाएगा। अगर आप टैक्स कैलकुलेट करिएगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, तो 12 लाख रुपए तक में टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो 60,000 रुपए की बनती है। जी। तो 60,000 रुपए पूरे पूरे आपके रिबेट में चले गए। तो जब रिबेट में चला गया तो इफेक्टिवली 12 लाख तक अगर मेरा कोई इनकम है अदर देन कैपिटल गेन इनकम, तो मुझे किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। जी। और अगर हमारी कंपनी से इनकम कुछ और सोर्स से हम कुछ पैसा कमा रहे हैं तो अल्टीमेटली जोड़ जाए करने पड़ेगा। लगेगा सर, तब स्लैब रेट के हिसाब से प्रॉपर लगेगा। ये तो पूरा हमारा कैलकुलेट होगा कि 13.5 से कहाँ कितना से आ रहा है और फिर उस पे लगना शुरू होगा। बिल्कुल। ये जो जैसे कि 10 लाख का इनकम है तो उस पे 10% का बता रही है 7 से 10 लाख। तो कहने का ये मतलब हुआ ना कि 3 लाख तक तो कोई छूट मतलब कोई टैक्स हम नहीं दिए, और 3 से 7 मतलब 4 लाख का हम 5% देंगे और फिर 3 लाख का 10% देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। टोटल 10 लाख का 10% नहीं लगेगा। ना ना, स्लैब बेसिस पे जाए। मैम एक क्वेश्चन है, जी। ये बोल रहा हूँ कि जो खतरे आने वाले समय में आएंगे, जैसे आपने बताया कि जिसके पास शेयर है वो मालिक है, ठीक है, कंपनी बढ़ेगी, नंबर ऑफ डायरेक्टर भी बढ़ते जाएंगे, तो मान लेते हैं कि 10 डायरेक्टर हो गए, 12 डायरेक्टर हो गए, तो वहाँ जो डिसीजन होंगे तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक कंसेप्ट आता है, तो उसमें इसका डिसीजन मान्य हो। अगर मान लो मेरे पास ये है, उसका शेयर है, लेकिन डायरेक्टर का मत हमसे अलग है, उस केस में हम क्या करेंगे? सर, डायरेक्टर के पास कितना शेयर है इस बात का डायरेक्टर के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हर डायरेक्टर का एक वोट होता है डायरेक्टर जी के मीटिंग। शेयर होल्डर के मीटिंग में मेरे पास जितना ज्यादा परसेंटेज है मेरा उतना हायर परसेंटेज ऑफ वोट माना जाएगा। जी लेकिन इन द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स हर जी डायरेक्टर का एक ही वोट होता है। जी। तो इस मतलब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी शेयर होल्डिंग कितनी है। मतलब अगर कंपनी में डिसीजन लेना होगा तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे वो डिसीजन लेंगे, लेकिन मालिकाना हक मेरे पास रहेगा, ऐसा है क्या मैम? या फिर मालिकाना हक मैं लूंगा अगर शेयर मेरे पास ज्यादा है तो, या बोर्ड ऑफ बिल्कुल डायरेक्टर का बात ज्यादा सही कुछ है। भी है तो? ये इसको थोड़ा क्लियर मुझे बताइए। सर देखिए, होता क्या है, फिर हम आपको बता रहे हैं, कंपनी को चलाने का अधिकार डायरेक्टर का होता है। जी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है, ये अधिकार डायरेक्टर के पास होता है। जी कंपनी में किसी तरीके का स्ट्रक्चरल चेंज करना है कि नया शेयर इशू करवाना है, नया डिबेंचर इशू करवाना है, किसी को हमको इक्विटी देना है, कंपनी बंद करना है फॉर दैट मैटर, ये सारा डिसीजन बेसिकली आपके शेयर होल्डर का होता है। जी इसमें भी शेयर होल्डर अपने मन से नहीं कर सकते। जी डायरेक्टर अपनी तरफ से प्रपोज करेंगे, डायरेक्टर शेयर होल्डर को प्रपोज करेंगे, शेयर होल्डर उस पर डिसीजन लेंगे। शेयर होल्डर अपने मन से नहीं कर सकते हैं यूजुअली इस तरीके का काम। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर डिसीजन लेगा उसी को फिर फाइनल करना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर, इसीलिए शेयर होल्डर उसमें बीच में नहीं बोल सकते हैं। इन दी कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर हम कुछ नहीं बोल सकते, इन दी नहीं, कैपेसिटी जैसे ऑफ डायरेक्टर हम सारा कुछ काम करेंगे। मान लीजिए वो डिसीजन सही ले रहे हैं, सिचुएशन कभी भी पलट सकता है। मान लो कि मैंने कंपनी आज फॉर्म किया, अपना पूरा सब कुछ दिया, वो नए लोग अपॉइंट हुए, कंपनी चला रहे, अच्छा चल रहा है, कल उनका मत मेरे मत से बिल्कुल ही अलग हुआ, मुझे वो पसंद आ नहीं रहा है, अगर हो सकता है डिसीजन सही गया तब दोनों का मत मिल रहा है, चलो सही दिशा में काम बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर उनका डिसीजन बदलता है, मेरे अनुसार नहीं होता है, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब स्टीव जॉब को एप्पल से निकाला जा सकता है तो हम लोग क्या है? तो शेयर मतलब शेयर का कोई फिर मतलब नहीं है। सर, शेयर का वैल्यू ये है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो हम अपना शेयर बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। कंपनी चलाने का अधिकार नहीं है। स्टीव अच्छा जॉब के पास मैक्सिमम शेयर्स हैं अच्छा थे उस टाइम पे जब उनको निकाला गया फ्रॉम द बोर्ड, जी फिर भी उनको निकाला गया। जी। नहीं, यही सब मैं बोर्ड देख से निकाला जा सकता है सर। वही मैं देख रहा था, जैसे कि आगे जो चीजें हैं, मैं बहुत सारी कंपनियों का स्टडी किया था मैम, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्वेरी आई थी उसके अनुसार कि थोड़ा क्लियर हो जाऊं उस पर। तो सर एक उसमें आप सही थोड़ा सा रास्ता क्या रहेगा? सही रास्ता क्या रहेगा, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे?
कॉशियस हमको इस जगह पे रहना है कि जब भी हम किसी को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना रहे हैं तो हम हर किसी को नहीं बना सकते हैं, जी क्योंकि डायरेक्टर जब हम बना रहे हैं तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ रहा है कंपनी को लेकर के। जी आप एज एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस कीजिए किसी को भी, फॉर दैट मैटर आप एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस कीजिए। जी जब आपका अपना ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है उस पर, तब आप उसको डायरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम डे वन। जी तो इसके बारे में डिटेल बात हम लोग करेंगे वैसे लास्ट सेशन में भी, स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब इस पे काफी फोकस करना पड़ेगा, है ना मैम? करेंगे सर, हम लोग लास्ट सेशन में करेंगे सर। मैम टैक्स ऑडिट करते हैं सर। हम किसी कंपनी का आईपी यूज कर रहे हैं और उसके डायरेक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, बट जो एक दूसरे शेयर होल्डर है जिनका तो 5% का शेयर है, वो ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या मेरे ऊपर किस तरह का एक्शन होगा? सर इस पे हम अलग से बात करते हैं। अच्छा मैम, थोड़ा टाइम लेंगे आपका। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख का ऑथराइज है, 1 लाख पेडअप है, 2 डायरेक्टर है, एक के पास 9,000 शेयर है 10 के वैल्यू पे, एक के पास 1,000 है 90-10 का है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर आएगा, मान लीजिए वो 1% ले रहा है, 1 लाख लगा रहा है वैल्यूएशन पे, तो यहाँ पे वो पेडअप कैपिटल बढ़ाएगा या फिर जो ऑलरेडी 2 डायरेक्टर है उनका शेयर उनको अलॉट होगा? सर अगर पैसा वो कंपनी में लगा रहे हैं तो आपका पेडअप कैपिटल बढ़ेगा। पेडअप बढ़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच रहे हैं तो उनके शेयर में से जाएगा, सेकेंडरी सेल हो जाता। अगर कंपनी के बाद फंड की प्रॉब्लम हो रही है ये यूजी नीट यूजी होता है, जैसे नीट वैसे ही कर लेगी तब तक कुछ कर लेगी, उसके बाद म्यूट करिए सर। तब तक समझ से पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। एक एक साधन बाद में निकाल देंगे। आप कर लेगी तो जनरेशन का जरूरी है नहीं ना, नीट होगी मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फंड कंपनी को हो रहा है। कंपनी हो रहा है। हाँ। अगर डायरेक्टर अगर उनको कंपनी को लोन देना चाह रहे हैं हाँ तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा या क्या प्रोसीजर रहेगा? सर, डायरेक्टर और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स और फ्रेंड्स ऑफ डायरेक्टर्स कैन गिव लोन टू द कंपनी। तो प्रोसेस क्या होगा? कोई प्रोसेस नहीं है सर, आप एक अग्रीमेंट करना चाहें तो एक अग्रीमेंट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट अग्रीमेंट आप कंपनी को लोन दे सकते हैं। इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर आप पैसा नहीं दे सकते हैं, एडवांस नहीं दे सकते, बट इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर आप उसको पैसा दे सकते हैं। सर डायरेक्टर ही शेयर होल्डर है, डजंट मैटर सर, इट डजंट मैटर। आप जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका तो वो डॉक्यूमेंटेशन होगा लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, नॉट लोन फ्रॉम प्रमोटर्स और लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो इसके लिए लीगल एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। बेहतर होता है, बेहतर इसलिए होता है क्योंकि आज आप 2 लोग हैं जो शेयर होल्डर है कंपनी के, कल को इन्वेस्टर्स आएंगे, कल को उनको चाहिए होगा कि क्यों ये लोन आया, क्या इसका कंडीशंस था, क्या उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना है, क्यों इंटरेस्ट देना है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो होगा वो क्लियर रहेगा, ताकि कल को अगर कोई इंट्रोड्यूस भी हो रहा है तो उसको भी पता है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट। ये आप बता रही हैं कि क्या कोई पेपर सबमिट करना होता है कहीं आरओसी वगैरह में? सर डीपीटी 3 फॉर्म होता है, जहां पे हम अगर किसी से बाहर वाले से पैसा ले रहे हैं विच इज नॉट फ्रॉम एन एनबीएफसी और अ बैंक, तो हमको एक डिक्लेरेशन देना होता है। और इसके टाइम लिमिट क्या है? तो 30 जून एवरी ईयर बाय 30th जून हमको डीपीटी 3 फॉर्म सबमिट करना होता है। अच्छा, एक बेनिफिट जो हम लोगों का था, जो हमने शुरुआत वाले स्लाइड में पढ़ा देखा था कि अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं या इनकम टैक्स के अंदर में हम हैं तो कुछ बेनिफिट्स भी हमको मिलते हैं। एक बेनिफिट है जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जो कि अवेलेबल है सेक्शन 80 IAC के अंदर। ये सेक्शन बोलता है बहुत सिंपल सी बात कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज अ स्टार्टअप तो आपके पास कुछ कुछ बेनिफिट ये है कि आउट ऑफ द 10 इयर्स, जिस समय आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ, उस इनकॉर्पोरेशन से 10 साल के अंदर अंदर किन्हीं भी 3 सालों में कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स, ऐसा नहीं है कि पहले साल में लिया फिर चौथे साल में लिया फिर 8वें साल में, नहीं, अगर हम ले रहे हैं तो 7वें 8वें और 9वें साल में कॉन्जिक्यूटिवली हमको लेना होगा। किसी भी 3 साल में हम अपने टोटल प्रॉफिट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट 2 करोड़ रुपया है तो 100% डिडक्शन हम अपने प्रॉफिट का क्लेम कर सकते हैं, विच मीन्स कि मुझे अपने बिजनेस इनकम के ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इन दोस 3 इयर्स। वो चाहे हम 10 सालों में कभी भी ले, लेकिन कभी भी कंसेक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव 3 इयर्स में हमको क्लेम करना है। इनकम टैक्स जब इनकॉर्पोरेशन की कितने साल?
इनकॉर्पोरेशन से 10 साल के अंदर अंदर हम कभी भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग मतलब जैसे 4-5-6 या 5-6 साल कभी भी। हाँ फर्स्ट ईयर से जाता है जो प्रॉफिट होगा उस पर नहीं, उस साल का जो प्रॉफिट है, यस, इसमें यूजुअली हम सजेस्ट ये करते हैं कि इनिशियल ईयर्स में ये मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा आगे आप जाइएगा तो उस समय फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो जब फंड की रिक्वायरमेंट आपको है उस समय में अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। 2-3 साल बाद जब आपके पास कम से कम इतना प्रॉफिट हो गया है जिसको बचाना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब अगर मेरा प्रॉफिट ही लेट्स सपोज 5 लाख रुपया हुआ है या 2 लाख रुपया हुआ है, उसमें 25% का आपको टैक्स देना है, 50,000 रुपया अगर आपको टैक्स देना ही पड़ रहा है, इट डजंट मैटर दैट मच। लेकिन जब हम 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं उसमें हमको 25% देना पड़ रहा है, तो 25 करोड़ है, अगर वो 25 करोड़ 3 साल तक बचा लेंगे तो 75 करोड़ मेरे पास इन्वेस्टेबल अमाउंट हो जाएगा। तो वो उस समय बेहतर रहेगा रादर देन कि हम शुरुआत में उसको बचाएं। शुरुआत में थोड़ा बहुत टैक्स सरकार को दीजिए, अच्छा रहेगा। मैम अगर मतलब जो प्रॉफिट से रेवेन्यू से जो प्रॉफिट होगा तो ऑपरेशन से उस पे है कि या कैपिटल गेन अगर कोई नहीं, बिजनेस प्रॉफिट, ओनली बिजनेस प्रॉफिट। अगर जमीन बेचा कंपनी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी बड़ा amount। कितना भी बड़ा अमाउंट हो सर, लेकिन वही है कि आप स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने चाहिए। तो स्टार्टअप हम रिकॉग्नाइज तभी होते हैं जब टर्नओवर 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर चला गया तो स्टार्टअप नहीं है। एक कंपनी है ए, ठीक है, इसके अंदर में हम बी, सी और डी कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। तो ए इन सारी कंपनीज की पेरेंट कंपनी, हाँ, और बी कंपनी को हम आज फॉर्म कर रहे हैं, सी को जो है 3 साल बाद फॉर्म कर रहे हैं, और डी को है फिर उसके 6 साल बाद फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टैक्स एग्जम्पशन है, क्या ये हमको पेरेंट कंपनी का परमिशन भी ही होगा या फिर सारा कंपनी का अपना अपना ऐसे कर? किसी को नहीं मिलेगा सर, होल्डिंग सब्सिडियरी को स्टार्टअप नहीं मानता है। अब ब्रिजेश जी क्वेश्चन पूछिए। हाँ मैडम, जो ये आपने 3 इयर्स का जो टैक्स बेनिफिट मिलता है स्टार्टअप का, इसमें क्या डीपीआईटी सर्टिफिकेट के अलावा कोई प्रायर और भी सर्टिफिकेशन या फिर कोई एप्लीकेशन पहले देने होते हैं क्या कि मैं ये बेनिफिट लेना चाहता हूँ? सर या अंदर ही वो प्रोसेस है, इसके अंदर हम लोगों को अप्लाई करना होता है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें ATIAC का एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए हमको एक फॉर्म भरना होता है, उसी पे स्टार्टअप इंडिया के ही पोर्टल पे वो फॉर्म जब अप्रूव हो जाता है तभी हम ये क्लेम कर सकते हैं। तो उसको कभी भी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं? सर जब हम जिस साल में हम अपना ये एग्जेम्पशन लेना डिडक्शन लेना चाहते हैं हम उस साल अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि ये जो प्रोसेस है इसको मे बी डिसकंटिन्यू करना चाहती है, बट अभी 1 साल के लिए बढ़ गया है या कुछ ऐसा। तो यदि पहले से नहीं अप्लाई करके रखते हैं तो फिर नहीं मिलेगी एग्जम्पशन। सपोज ये 2 साल या 3 साल बाद ये सर 2031 तक तो है, क्योंकि आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी भी लॉ को चेंज नहीं कर सकते। सो इफ इट इज ऑलरेडी गिवन कि हम 31 तक इसको नहीं जो भी कंपनियां 2031 तक बनेंगी हम उनको ये बेनिफिट देंगे, तो 31 तक जो भी कंपनियां इसमें आती हैं रजिस्टर होती हैं दे विल गेट द बेनिफिट। ओके, थैंक यू। ये फर्म और कंपनी दोनों के क्या चीज सर? एग्जम्पशन टैक्स है। जो भी आपकी मेरा बैटरी लो है। स्टार्टअप, अगर मेरा फर्म है LLC वो होगा, अगर मेरा पार्टनरशिप है और वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो वो भी होगा। नेक्स्ट टाइप पर जाएंगे, कुछ डेट्स मेंशन किए हुए हैं टाइमलाइन के जो आपके लिए जानकारी के लिए जरूरी है। एक डेट दिया हुआ है 31 जुलाई का जो हमने बात किया कि अभी फिलहाल वो एक्सटेंडेड है टिल 15 सितंबर। दूसरा डेट टैक्स ऑडिट का है। टैक्स ऑडिट हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ लिमिट्स है, अगर हम उन लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हैं तो टैक्स ऑडिट मेरे लिए अब एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे हम कंपनी है ऑलरेडी हम ऑडिट तो करा ही रहे हैं, अब ये टैक्स ऑडिट क्या है? तो टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से आपका ऑडिट होता है,
जब ऑडिट कंपनीज एक्ट के अंदर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल डेटा का लीगल कंप्लायंसेस का होता है ओवरऑल बेसिस पे। जब हम टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अंदर में आपका क्या लायबिलिटीज है, क्या प्रोविजन का कंप्लायंसेस है, उसके ऊपर होता है। एप्लीकेबल किसके ऊपर है? तो एप्लीकेबल होता है जब मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए के ऊपर जाता है तब। अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए के ऊपर है तो मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है। इसमें भी आपके लिमिट्स हैं, थोड़े बहुत। कहता है कि अगर 10 करोड़ का टर्नओवर है और मेरा टोटल कैश पेमेंट और एक्सपेंसेस 5% से ज्यादा का नहीं है तो मेरे लिए लिमिट 10 करोड़ का हो सकता है। टोटल कैश पेमेंट और एक्सपेंसेस का मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर अगर मैंने 200 करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन किया, बी इट फॉर द रेवेन्यू जनरेशन, बी इट फॉर कैपिटल एसेट, मैंने 200 करोड़ का टोटल कैश आउटफ्लो किया, तब 5% से ज्यादा मैंने कैश में नहीं किया है। और जो भी मेरे पास रिसीट आया, चाहे वो मेरा कैपिटल नेचर का रिसीट है एसेट बेच करके, या मेरा रेवेन्यू नेचर का रिसीट है बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, तो दोनों ही सिनेरियो में अगर मान लेते हैं वो 400 करोड़ का है उसका 5%, ये दोनों अमाउंट अगर 5% से ज्यादा का नहीं होगा तो मेरे लिए लिमिट 10 करोड़ का होगा। मुझे टैक्स ऑडिट तब कराना है जब मेरा टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर मेरा टर्नओवर जाता है तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेट फॉर कंपनीज एंड एनी अदर ऑडिटेबल एंटिटी। अगर हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है और हम इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर फॉल कर रहे हैं तो मेरा ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगा, अदरवाइज मेरा ड्यू डेट 31 जुलाई होगा। दिसंबर 31 तक आप अपना आईटीआर रिवाइज कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का चेंजेस हमको करना है तो हम 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, या अगर ड्यू डेट पार हो गया, जो हमारा 31 जुलाई या 31 अक्टूबर है वो ड्यू डेट पार हो गया तो हम 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी भी नहीं कर पाए या अभी भी रिवाइज नहीं हो पाया तो हम चाहें तो 4 साल के दरमियान कभी भी अपना आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आईटीआर यू को फाइल करने के कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन, बेसिक कंडीशन ये होता है कि जितना टैक्स आपका पहले था उससे ज्यादा टैक्स आप देना चाहते हैं तभी आप आईटीआर यू फाइल कीजिए, वरना आप आईटीआर यू फाइल मत कीजिए। अगर आपका पहले इनकम टैक्स पेबल था और अब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो रिफंड का केस बन रहा है, आप नहीं फाइल कर सकते हैं आईटीआर यू। आईटीआर यू तभी फाइल होगा जब आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही, टैक्स लायबिलिटी घट रही है तो आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर सकते। कुछ और स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, बट दिस इज मेजर। जो टैक्स ऑडिट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं, टैक्स ऑडिट डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। कंपनी ऑडिट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कंपनी का, लेकिन टैक्स ऑडिट हम नहीं डाउनलोड कर सकते किसी का। बट ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा अगर टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। कंपनी के केस में तो कराना ही है सर। कंपनी के केस में कंपनी ऑडिट तो हमको कराना ही है। इनकम टैक्स ऑडिट नहीं भी करा रहे हैं बट कंपनीज आपको बोल रहा है कि हमको ऑडिट कराना है, तो वहां तो ऑडिटर हमको मैंडेटरी है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म है तो हम नहीं रखेंगे, अगर हमको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है तो हम ऑडिटर नहीं अपॉइंट करेंगे। चलिए, किन्हीं का और कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। पहले साल में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें टैक्स पे नहीं की, अगले साल हमारा लॉस हो गया तो उसको रिवर्स कर। पहले साल में प्रॉफिट हुआ, आप टैक्स नहीं पे किए, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अगर टैक्स हुआ है तो फिर पे करना पड़ेगा। टैक्स फाइल नहीं किए और नेक्स्ट ईयर हमारा जो है लॉस हो रहा है तो फिर सबको रिवर्स नहीं है। आपने फाइल नहीं किया मतलब फिर हम नहीं समझे बात आपकी। टैक्स हम दिए ही नहीं। क्यों नहीं दिए? जब प्रॉफिट हुआ, बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है तो हमारी तो लायबिलिटी बनी टैक्स देने की। हाँ, लेकिन हम दिए नहीं, फाइल नोट कर दिए। फाइल ही नहीं फाइल ही नहीं। और इनकी देंगे तो सर उसके ऊपर तो एक क्वेश्चन तो सर एक बात बताइए हमको, सरकार को बोलिए कि पिछले साल प्रॉफिट तो हुआ था लेकिन हम दिए नहीं, इस बार हमको लॉस हो रहा है तो पिछले साल का बेनिफिट मिलेगा? थोड़ी देगा हमको। मैम लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे थे आपसे हम कि लेट सपोज सब्सक्रिप्शन में अगर हम 3 साल का बिल कराएं तो वो रेवेन्यू में हम कैसे दिखाएंगे? हाँ जी, तो इसका थोड़ा और डिटेल्स, क्योंकि ये समझ नहीं पाए सही से। ठीक है बताते हैं सर, इसको रैप अप कर लेते हैं फिर हम बताते हैं।
तो जो जैसे लेट मतलब देर से अगर फाइल करते हैं तो वो तो फाइन के साथ में हमको फाइल करना होता है ना, तो हमको जब हम फाइल करेंगे तो उसका हमको पूरा देना पड़ेगा पिछले साल जो फर्स्ट ईयर का हमारा। तो देखिए पिछले साल अगर मैंने प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं किया है मतलब मैंने बुक्स में कुछ ना कुछ कमी छोड़ी होगी, हाँ। वो हम इस साल ठीक कर रहे हैं। इस साल ठीक कर रहे हैं तो इस साल तो मेरे बुक्स में वो सब कुछ दिखेगा। जब दिखेगा तो मुझे तो इस साल उसका इफेक्ट दिखाना। मान लेते हैं कि पिछले साल मेरा 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने उसको कहीं बुक्स में डिस्क्लोज नहीं किया या मिस हो गया और फॉर दैट मैटर मेरे बुक्स में कहीं दिखाई नहीं दिया। इस साल मुझे 1 लाख का लॉस हो रहा है और वो 2 लाख का जो प्रॉफिट था वो मुझे लगा कि मुझे इस बार दिखा देना है क्योंकि मेरा मिस हो गया था पिछले बार। तो इफेक्टिव प्रॉफिट तो मेरा 1 लाख ही है, हम उसी 1 लाख के ऊपर में टैक्स देंगे। पिछले साल का 2 लाख जो मिस हुआ था वो प्रॉफिट और इस साल का 1 लाख का लॉस, ये दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ करेगा। जैसे 2-3 साल से किया नहीं है टैक्स ऑडिट, तो ईयर वाइज होगा साल नहीं, जब आपकी जिस साल एप्लीकेबल उस साल या करेंगे। 2-3 साल कौन सा रिलेटेड होगा? जिस साल एप्लीकेबल उस साल होगा। जिस साल मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से बड़ा है उस साल हम टैक्स ऑडिट करेंगे। बाद में का वो प्रोविजन नहीं है हाँ। मतलब। ये 2 लाख बता रही है, पहले साल की अगर हम फाइल कर दिया 2 लाख पे टैक्स देना होता ना। बेनिफिट इस साल भी आपका लॉस है, मान लेते हैं मेरा अगले साल में लॉस है। अब ये 2 लाख का लॉस हम अगले साल में कैरी फॉरवर्ड एनीवे करेंगे। अच्छा, अगर हमको 2025-26 में लॉस हुआ है तो ये लॉस मेरा अगले साल एनीवे कैरी फॉरवर्ड होगा। 26-27 में अगर हमको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो एनीवे मेरे प्रॉफिट को सेट ऑफ कर देगा, कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, लेकिन अगर ये 2 लाख के बारे में गवर्नमेंट को पता 65% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा मैम, एक सवाल है। जैसे 4 एम्प्लॉय है अभी मेरी कंपनी में, अगर मिनिमम सैलरी भी करूं तो 25,000 रुपये, तो 1 लाख मंथली हो गया। 1 लाख मंथली। एक बार बताइएगा। मंथली 1 साल में तो 12 लाख रुपए गए वो उनके सैलरी में। तो अगर मेरे प्रॉफिट 12 लाख से ऊपर गए जब ही तो मैं प्रॉफिटेबल या फिर टैक्स दे सकूंगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी जैसे अगर मेरा टर्नओवर 25 लाख 30 लाख कुछ भी गया, उसमें 12 लाख आप हटाते चलो तो वो तो प्रॉफिट 1,50,000 ऐसे ही आएगा अगर 25-30 भी पार करूं तो। बिल्कुल क्योंकि जैसे इनिशियली तो कॉस्ट ज्यादा ही लगता है मैम। बिल्कुल। सर देखिए दोनों तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक चीज होती है इनकम टैक्स बचाना, दूसरी चीज होती है कि आप अपना जब बुक्स किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल लगे। अगर मान लेते हैं कि मेरा टर्नओवर 25 लाख रुपया का था पिछले साल और हम अपने बुक्स में दिखा रहे हैं कि हम 12 लाख रुपया सैलरी का लायबिलिटी दिखा दिया, तो जो भी मेरा बुक्स देखेगा एज एन इन्वेस्टर भी अगर कोई मेरा बुक्स देखेगा तो उसको वो चीज लॉजिकल नहीं लगेगी। वो यही बोलेगा कि आपका तो उतना टर्नओवर ही नहीं है, आप किस तरीके से उतना सैलरी दिखा सकते हैं। नहीं लाइबिलिटी नहीं लॉजिक दिखा पे आ रहा जाना है। हूँ। लाइबिलिटी नहीं दिखा रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे 25 लाख टर्नओवर हुआ हमारा, तो उसमें 5 लाख प्रॉफिट आया, तो अभी 25% टैक्स के अनुसार वो तो टैक्स में गया, मान लेते वो तो जाएगा टैक्स में। तो हमारा नॉर्मल ही लेकर के चले तो 12 लाख तो सैलरी के एम्प्लॉय में ही चला जाएगा। तो हमारा हमारा जो प्रॉफिट है वो तो हमारा वो तो लॉस में ही रहेगा ना। तो लॉस दिखाना दिखाऊं या फिर प्रॉफिट दिखाऊं, क्या करूं? आपका आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आपकी बात को हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, 25 लाख टर्नओवर है, 4 लाख का आप प्रॉफिट कह रहे हैं। प्रॉफिट है, इसमें सैलरी इंक्लूड नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से सैलरी तो कोई ऐड ही नहीं किया अभी तक कहीं पे भी। ठीक है, तो सैलरी ऐड कर दे तो फिर तो लॉस में ही कंपनी जाएगी ना। हाँ बिल्कुल लॉस नहीं दिखेगी कंपनी। तो फिर वो अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इतना टर्नओवर आ रहा है उसके बाद भी आप लॉस में दिखा रहे हो, तो वो सब ऐसा तो हम कुछ तो वही इशू नहीं चीज होता कह है। रहे हैं, जी हम तो वही चीज आपको कह रहे हैं कि टैक्स कम देना एक चीज होती है और कंपनी को लॉजिकल दिखाना एक चीज होती है।
हेलो 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 मैम। जी बोलिए सर। हाँ, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी तक हम इनिशियल से ही लेके चले तो सैलरी तो लिया नहीं, दिया नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल ही चल रहे। क्या प्रॉफिट आया, फिर जो खर्च हुए तो वो चले गए। अभी कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, तो वहां पे अगर हम 1 साल के एम्प्लॉय का ही सैलरी नॉर्मली रखते हैं 25,000 पर एम्प्लॉय, तो 4 एम्प्लॉय है तो 1 लाख रुपए सैलरी, 12 महीने के 12 लाख रुपए, तो उसमें 4 लाख रुपए तो 8 लाख तो लॉस में ही जाएगा। तो अभी तो कंपनी कम से कम 40 के आसपास ऊपर ही लेके जाए, तभी जाके प्रॉफिट दिखाएंगे। तो ये इनकम टैक्स वो जो सैलरी स्ट्रक्चरिंग होती है ना, वो बहुत अलग तरीके से होती है। जी, तो उसके लिए हम लोग डिटेल में किस दिन बात करेंगे सर। स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कम से कम तो 25 जाएगा ही, मान के चलो। एक बंदा है तो कम से कम तो एनुअल 3 लाख रुपए तो लेगा ही। नहीं सर, कुछ लोग 2 लाख रुपए में भी काम कर लेते तो अगर हैं। नहीं, वो तो मैम, वो तो अभी 2-3 साल से फ्री में ही काम कर रहे हैं, बिना पैसे के ही, नहीं कुछ नहीं। लेकिन तो वही जैसे अब जैसे इनकम टैक्स बोल रहे, हमारे प्रॉफिट जो भी है 25% आपको देना है, तो उसके हाँ। ध्यान में भी रखना है कि अगर 2 साल हमने ऐसे ही बिना कुछ लिए काम किया, तो अब जब प्रॉफिट आ रही है तो सबको भी तो ध्यान में रखना है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं वो क्रॉस गलत ना आ जाए कि नजरों में कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग पॉइंट पे बात चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ सर, वही चीज हम कह रहे हैं कि ये जो सैलरी स्ट्रक्चरिंग है कि किस एम्प्लॉय को कितना दे सकते हैं, और वो कहीं आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका पीएफ है, ग्रेचुइटी है, पेमेंट बोनस एक्ट है, इसके कहीं नॉन कंप्लायंस में नहीं चल रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल डिस्कशन में हम अभी जाएंगे तो हम लोग को आधा घंटा और लग जाएगा। नहीं ठीक है मैम, जब भी आप फ्री टाइम वो अपना उस पर डिटेल कर दीजिए, बस पॉइंट था ही जो रख दिया सामने। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। एज ए डायरेक्टर थैंक यू। सर्व कर रहे हैं, जी एज ए डायरेक्टर हम सर्व कर रहे हैं, तो सपोज कि हम डिसाइड किए कि हमको 10 लाख लेना है सैलरी, 2-3 साल तो हम नहीं लिए क्योंकि कंपनी का नहीं आ रहा था नहीं, तो हम बट हम उसको बुक में दिखा रहे थे हम आगे लेना है जब प्रॉफिट हो। ठीक है 10-10 लाख, तीसरे साल क्या वो प्रॉफिट हुआ, तो हमारा तो बनता है कि 30 लाख सैलरी हम रख। अब क्या है कि 30 लाख अगर हम एक साथ में लेते हैं तब तो हमारा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो फिर क्या हम ये करें कि 12 लाख सैलरी लें जब तक हमारा 3 साल का रिम्बर्स नहीं होता है? कर सकते हैं, वो तो सर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर आपके पास 30 लाख रुपए एक साथ कैश में, तो आप दे दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट 30 लाख होना और मेरे पास 30 लाख रुपए कैश में होना, ये दो अलग अलग चीज होती है। कंपनी का और हम अपना सैलरी, फिर हम आपसे बोल रहे हैं कंपनी का प्रॉफिट 30 लाख होना और कंपनी के पास कैश 30 लाख होना, ये दो अलग अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि कंपनी का अगर प्रॉफिट 30 लाख दिख रहा है तो कंपनी के पास कैश भी 30 लाख होगा, नॉट नेसेसरी। हर टर्नओवर या रेवेन्यू जो हम उसमें दिखा रहे, जरूरी तो नहीं है कि वो मेरे पास कैश में आ ही गया होगा। उसमें से कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो पैसा मेरा अभी डेटर के पास पड़ा हुआ है। तो हम वही चीज कह रहे हैं कि जो मेरे पीएल में रेवेन्यू या प्रॉफिट है, जरूरी नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में उतना कैश भी हो। अगर हम प्रॉफिट 30 लाख रुपया अपना कह रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में कैश भी 30 लाख रुपया हो। अगर मेरे पास कैश 30 लाख रुपया नहीं है, तो हम कैसे देंगे 30 लाख रुपए का सैलरी एक साथ? नहीं, हमारे पास पेमेंट आ गया है, पैसा है हमारे पास, बट एज ए डायरेक्टर हम सैलरी 30 लाख एक साथ लेते हैं, तब तो हमारा 30 लाख पे हम टैक्स देना पड़ जाएगा ना। तो फिर बेहतर ये होगा ना कि हम 12 लाख करके लेते हैं जब तक हमारा पहले का 3 साल का रिवर्स नहीं होता है, हमारा टैक्स भी बचेगा। रिवर्स नहीं होता मतलब क्या चीज है? जैसे कि 3 लाख का हम नहीं लेंगे, ठीक है, 30 लाख, ठीक है, तो 12 लाख अगर हम सैलरी लेते हैं तो वो जो 30 लाख है तो 15 साल तक वो ऐसे जाएगा ना, 15-30। कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, और डिटेल में बताइए। शॉर्ट करते हैं, 2 साल हमारा 20 लाख हो रहा है, ठीक है, 2 साल हमारा सैलरी, ठीक है, तीसरे साल हमारा पैसा आया, तो हम अगर तीनों साल का एक साथ लेते हैं तो हमारे पास 30 लाख है। तो क्या है कि 30 लाख के अकॉर्डिंग 30 लाख से हमको देना पड़ेगा पैसा, मतलब टैक्स पर्सनल सैलरी का हम बता रहे हैं।
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये टैक्स न दें, इसीलिए हम 12 लाख करके ले रहे हैं। सर सैलरी के केस में हमने पहले भी बोला, क्रेडिटेड और रिसीव whichever is earlier, the hands of employee credited or received whichever is earlier। अगर बुक्स में मैंने दिखा दिया है कि सैलरी है, तो एम्प्लॉय को भी दिखाना पड़ेगा कि वो हमको इनकम है। आप एक चीज समझिए, सरकार एक जगह पे इनकम उस खर्चे को कम कर रही है। अगर हमने कंपनी पे वो खर्चा दिखा दिया तो किसी ना किसी के हाथ में तो वो इनकम होगा, तो जिसके हाथ में इनकम है वो टैक्स देगा ना। वो उसको कैश नहीं रिसीव हुआ है, लेकिन उसको सैलरी ड्यू तो हो गया। तो जब सैलरी ड्यू हो गया तो वो अपने हाथ से उसी समय टैक्स देगा सरकार को। ऐसा नहीं है कि जिस साल मिलेगा उस साल देगा, नहीं। उसमें दिखाना किसी ने अगर खर्चा दिखाया है तो किसी के हाथ में इनकम तो होगा ना। अगर सरकार कंपनी को उस 10 लाख रुपया का बेनिफिट दे रही है कि उसका 10 लाख रुपए से प्रॉफिट कम कर दी और टैक्स कम दे रहा है गवर्नमेंट को वो, तो ये 10 लाख किसी को तो रिसीव हुआ है, तभी तो इसको ये 10 लाख का बेनिफिट मिला। तो ये 10 लाख जिसके नाम में रिसीव हुआ है वो तो देगा ना सरकार को टैक्स, और वो उसी साल देगा। ऐसा थोड़ी 3 साल बाद देगा। पैसे तो हमारा जो Doesn't matter sir, सरकार को उससे क्या मतलब। पर्सनल सैलरी जो हमको रिसीव होगा, हाँ तो हम 30 लाख एक साथ ले रहे हैं। नहीं, 30 लाख आप एक साल का ले रहे हैं, नहीं 3 साल का ले रहे हैं ना। 3 साल का एक साथ, क्योंकि 10 लाख हमारा नहीं 3 साल का ले रहे हैं ना, तो जो पहले साल का 10 लाख है वो उसी साल टैक्सेबल है आपके हाथ में एज एन इंडिविजुअल। आपको उसी साल टैक्स देना है। तो 10 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नहीं है तो तीसरे साल हमारे पास 30 लाख आया तो हम नहीं ना देंगे टैक्स। 30 लाख क्योंकि ऑलरेडी आप उसको डिस्क्लोज करके सरकार को बोल चुके हैं कि हमको 10 लाख मिल चुका है, उसके ऊपर मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है। इन हैंड हमको बाद में आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आईटी का बता दीजिए। तो अगर किन्हीं का और कोई सवाल इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, देन वी विल क्लोज द डिस्कशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जीएसटी के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। उसमें हमारे साथ हमारे एक पार्टनर भी आएंगे जो मेनली जीएसटी का काम देखते हैं हमारे साथ में। ही इज बेसिकली द पर्सन हु टॉक्स अबाउट जीएसटी हमारे साथ। तो उनको हम लेकर के आएंगे, सो दैट आपका जो भी सवाल है जीएसटी से लेकर के प्लीज उसको लेकर के आइएगा, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू।